तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है, IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। दूसरा है बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स का मतलब कि आजकल लोग कोविड पॉजिटिव हुआ तो ब्लड टेस्ट कई करा लेते हैं, अपना CRP देख लेते हैं, ब्लड CBC देख लेते हैं, डी डाइमर देख लेते हैं, LDH देख लेते हैं, फेरेटिन देख लेते हैं। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको माइल्ड इलनेस है, होम आइसोलेशन पे हैं, अगर आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई और लक्षण नहीं है, बुखार भी ज़्यादा नहीं है, तो इन सारे बायोमार्कर्स का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पैनिक रिएक्शन ही ज़्यादा होगा। ये सारे बायोमार्कर्स एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब अगर आपके बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये बढ़ेंगे। अगर आपको फिंसी हुई, कोई ज़ख्म हुआ, दांत में इन्फेक्शन हुआ, तो भी ये सब बायोमार्कर्स बढ़ेंगे, क्योंकि एक बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। तो इससे ये नहीं पता चलता कि आपकी बीमारी जो है वो बढ़ गई है। लोग ये घबरा जाते हैं कि मेरा CRP बढ़ गया इसलिए अब मुझे स्टीरॉयड शुरू कर लेना चाहिए, और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूँगा कि चाहे वो बायोमार्कर्स हों, चाहे CT स्कैन हो, माइल्ड केसेस में उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है। और अगर आपको ये कराना है तो डॉक्टर की सलाह से, जब आपको मॉडरेट इलनेस हो तभी कराएं, और ये समझें कि इसका नुकसान भी हो सकता है और अननेसेसरी बायोमार्कर्स की रिलायंस के कारण ओवर ट्रीटमेंट हो सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि बायोमार्कर्स कैन बी मोर हार्मफुल। CT स्कैन तभी करना चाहिए अगर उसकी इंडिकेशन हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर 3 दिन बाद CT करा रहे हैं, और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि उससे नुकसान ज़्यादा है। आप अपनी बॉडी को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं जो बाद में नुकसानदेही हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि हम एम्स, ICMR, कोविड नेशनल टास्क फोर्स और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है, उन्होंने क्लिनिकल गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड जारी किए हैं रिसेंटली, बेस्ड ऑन सारा जो पिछले साल का डेटा एक्यूमुलेट हुआ है, रिसर्च हुई है उस पर कि कौन सी दवाई कब यूज़फुल है और कौन सी दवाई नहीं देनी थी। उसमें ये क्लियर है कि जो माइल्ड इलनेस लोग हैं, ज़्यादातर उनको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ दवाई लेना चाहें तो बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा और लिमिटेड जो हम कहते हैं सर्टेनिटी, आइवरमेक्टिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही कहूँगा, क्योंकि हम ये देखते हैं अपने हॉस्पिटल में कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में स्टीरॉयड्स ले लेते हैं, और ये समझना ज़रूरी है कि जो अर्ली स्टेज में आप स्टीरॉयड्स लोगे तो वायरस की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा मिलेगा, और कई दफ़ा जो माइल्ड केसेस हैं उनको सिवियर वायरल निमोनिया हो जाता है, लंग्स में एकदम वायरस फैल जाता है, क्योंकि बड़े हाई डोज स्टीरॉयड्स उनको डे 1 से मिल जाते हैं। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि स्टीरॉयड्स मॉडरेट इलनेस के लिए ही है। माइल्ड इलनेस में जब आप होम आइसोलेशन पे हैं, सैचुरेशन आपकी मेंटेन्ड है, अर्ली स्टेज में जो हम कहते हैं कि फर्स्ट 5 डेज़ में स्टीरॉयड्स का कोई रोल नहीं है, इट कैन एक्चुअली बी अगेन हार्मफुल। घर पे जो लोग रह रहे हैं, होम आइसोलेशन कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट,
एक तो अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहें। कुछ जो वार्निंग साइंस हैं, जैसे आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, 93 या 93 से कम हो रही है, या बेहोशी जैसी हालात हो रही है, सुस्ती ज़्यादा हो रही है, या छाती में दर्द बहुत हो रहा है, ऐसे जैसे वार्निंग साइंस हैं, तब एकदम आप डॉक्टर से संपर्क करें और अगर ज़रूरत होगी तो फिर एडमिशन के लिए भी आपको सपोर्ट लेना चाहिए। जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं और होम आइसोलेशन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, या क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम है, या लिवर की प्रॉब्लम है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और डेफिनेटली रेगुलरली हेल्थ केयर वर्कर्स के टच में रहना चाहिए। कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट हैव मेड फैसिलिटीज़ कि आप किसी के टच में रह सकते हो जो होम आइसोलेशन में आपके सुबह शाम आपको मॉनिटर करके आपका टेम्परेचर, आपके सैचुरेशन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मॉडरेट इलनेस में मेनली 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो हैं वो इफेक्टिव हैं। सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन थेरेपी है। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो अ ड्रग। तो जब आपकी सैचुरेशन कम है तो वन मेन ट्रीटमेंट इज़ ऑक्सीजन। दूसरा, अब इस स्टेज में जब आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, आपको मॉडरेट इलनेस है, तब स्टीरॉयड्स का रोल है, एंड देन स्टीरॉयड शुड बी गिवन। तीसरा जो ड्रग है वो है, हम जो कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कोविड-19 जो इन्फेक्शन है, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो और वायरल निमोनिया से अलग हैं कि ये ब्लड में क्लॉटिंग जो है उसको प्रमोट करती है, और उसके कारण जो फेफड़े में खून की नालियाँ, उसमें भी क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसके कारण सैचुरेशन कम हो जाती है। कई दफ़ा क्लॉट्स जो हैं वो हार्ट में चले जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, या ब्रेन में चले जाते हैं, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए मॉडरेट केसेस में हम एंटीकोगुलेंट्स भी देते हैं, जिससे खून पतला रहे और उससे क्लॉटिंग ना हो। लेकिन फिर से ये कहूँगा कि अगर हम माइल्ड इलनेस में ये दे दें तो उससे नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली अगर मान लो किसी को अल्सर की बीमारी है और उसको ये दवाई तब दे दी जब ज़रूरत नहीं है, तो उसके पेट से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए अगेन टाइमिंग ऑफ द ड्रग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दूसरी ट्रीटमेंट है। और जो ये 3 ट्रीटमेंट जो हैं, ऑक्सीजन, स्टीरॉयड्स और एंटीकोगुलेंट्स आर द मेन ट्रीटमेंट। जो और ट्रीटमेंट है जो हम देते हैं एज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, उसमें रेमडेसिविर आती है, एक ड्रग है टॉसिजुलिमैब, और तीसरा है कन्वलेसेंट प्लाज्मा। ये सिर्फ तभी दिए जाते हैं अगर हमें लगे कि पेशेंट ज़्यादा डिटेरियोरेट कर रहा है। पर जो हमारे मेन ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी हैं वो वही 3 हैं, ऑक्सीजन, स्टीरॉयड्स और एंटीकोगुलेंट्स। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये 3 चीज़ें मिल रही हैं पेशेंट को, तो ही इज़ गेटिंग द राइट ट्रीटमेंट। और जो ट्रीटमेंट हैं, जैसे रेमडेसिविर है, कन्वलेसेंट प्लाज्मा है जो कहते हैं प्लाज्मा, या फिर टॉसिजुलिमैब है, दीज आर ओनली अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, और इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इतना डेटा नहीं है। स्टीरॉयड का डेटा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीजन का डेटा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंटीकोगुलेंट का डेटा है कि ये इन दवाइयों से मोर्टेलिटी या डेथ्स कम हो सकती हैं, औरों का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है।